6 अप्रैल 2026 तमिलनाडु का कलपक्कम, यहाँ भारत का एक न्यूक्लियर रिएक्टर क्रिटिकल स्टेज पर पहुंचा। पीएम मोदी ने इसे बड़ा और अहम कदम बताया। मीडिया में सेलिब्रेशन भी हुआ और होना भी चाहिए, क्योंकि ये कोई आम रिएक्टर नहीं है, ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। अब नाम सुनने में तो टेक्निकल लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सिंपल है। आम न्यूक्लियर रिएक्टर सिर्फ बिजली बनाते हैं, लेकिन ये रिएक्टर बिजली बनाने के साथ साथ नया न्यूक्लियर फ्यूल भी पैदा करता है। जितना फ्यूल आप इसमें डालेंगे, उससे ज्यादा फ्यूल ये आपको बनाकर लौटा देता है, इसलिए इसे ब्रीडर कहते हैं। ब्रीड का मतलब ही है पैदा करना। अब ये इतना जरूरी क्यों है? इसके लिए आपको एक बेसिक बात समझनी होगी। दुनिया में ज्यादातर न्यूक्लियर रिएक्टर यूरेनियम से चलते हैं। दिक्कत यह है कि भारत के पास यूरेनियम बहुत कम है, और जो है वो भी लो ग्रेड है, मतलब क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। तो भारत को बाहर से यूरेनियम खरीदना पड़ता है। 2008 में अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील हुई थी, जिसके बाद भारत को बाहर से यूरेनियम मिलने का रास्ता खुला, लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं रहा। सप्लाई लिमिटेड है, शर्तें हैं, और किसी दूसरे देश पर आपको डिपेंड रहना पड़ता है। मतलब एनर्जी सिक्योरिटी का पूरा मामला किसी और के हाथ में है। लेकिन एक और मेटल है, थोरियम। ये भी न्यूक्लियर एनर्जी दे सकता है, और भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है। केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश के समुद्री किनारों पर एक खास रेत पाई जाती है, मोनाजाइट। इसी रेत से थोरियम निकलता है, और एक अंदाजे के मुताबिक भारत के थोरियम भंडार इतने ज्यादा हैं कि 100 साल से भी ज्यादा समय तक देश की बिजली की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। तो सीधा सवाल यह है कि अगर भारत के पास इतना थोरियम है, तो यूरेनियम के पीछे क्यों भागना? थोरियम से बिजली बनाओ, यही सोचा था भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक होमी जहांगीर भाभा ने। भाभा ने 1950 के दशक में एक प्लान बनाया, 3 स्टेज का प्लान, जिसका फाइनल गोल था कि भारत अपनी पूरी बिजली थोरियम से बनाएगा, किसी पर डिपेंड नहीं रहेगा। और वो ब्रीडर रिएक्टर जो कलपक्कम में क्रिटिकल हुआ है, वो उसी प्लान का दूसरा स्टेज है। पहला कदम 70 साल पहले रखा गया था, और दूसरे कदम तक पहुंचने में 2026 आ गया। वैसे ये ब्रीडर रिएक्टर 2010 में ही बनकर तैयार होना था, बना 2026 में। लागत 3,492 करोड़ तय हुई थी, और बढ़कर 6,840 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। और ये सिर्फ एक रिएक्टर है। भाभा के प्लान में ऐसे दर्जनों रिएक्टर चाहिए थे। चीन ने अपना थोरियम प्रोग्राम 2011 के आसपास शुरू किया, और लगभग एक दशक में अपने नतीजे भी दिखा दिए। और एक बात जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है, अनिल काकोडकर, भारत के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट, 1964 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसे बार्क कहते हैं, उन्होंने उसे ज्वाइन किया। 1974 और 1998 दोनों पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट में अहम रोल निभाया। 1996 में बार्क के डायरेक्टर बने। फिर साल 2000 से 2009 तक भारत के एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन रहे। ये पोजीशन भारत के पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम की सबसे बड़ी कुर्सी है। काकोडकर उन लोगों में से हैं जिन्होंने भाभा के उसी थोरियम प्लान को आगे बढ़ाया, रिएक्टर बढ़ाए, थोरियम फ्यूल पर रिसर्च करवाई, भारत में 50 न्यूक्लियर रिएक्टर चलाने के प्लान बनाए। लेकिन रिटायरमेंट के बाद काकोडकर एक अमेरिकी कंपनी के एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हो गए। कंपनी का नाम है क्लीन कोर थोरियम एनर्जी। शिकागो की कंपनी है, 2017 में बनी है, और इस कंपनी ने वो काम कर दिखाया है जो भारत 70 साल में नहीं कर पाया। कंपनी ने एक थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर फ्यूल बनाया, नाम रखा अनिल। यह नाम काकोडकर के सम्मान में रखा गया है। अनिल का मतलब है एडवांस्ड न्यूक्लियर एनर्जी फॉर एनरिच्ड लाइफ। और ये फ्यूल ऐसा है कि इसे सीधे भारत के मौजूदा रिएक्टर्स में डाला जा सकता है। जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया, भाभा का प्लान 3 स्टेज का था। थोरियम से बिजली बनाने के लिए पहले स्टेज 1, फिर ब्रीडर रिएक्टर वाला स्टेज 2, और फिर स्टेज 3। एक लंबा और मुश्किल रास्ता, लेकिन जो अनिल फ्यूल बना है, ये इसका शॉर्टकट देता है। ये फ्यूल स्टेज 1 वाले रिएक्टर्स में ही थोरियम का इस्तेमाल शुरू कर देता है, बिना किसी ब्रीडर रिएक्टर के। मतलब जिस टेक्नोलॉजी के लिए भारत ने 70 साल लगाए, दर्जनों साइंटिस्ट की जिंदगी लगी, हजारों करोड़ खर्च हुए, उसका शॉर्टकट एक अमेरिकी स्टार्टअप ने 8 साल में बना दिया, वो भी उसी साइंटिस्ट की मदद से जिसने सालों तक भारत का प्रोग्राम चलाया। तो सवाल यह है कि ब्रीडर रिएक्टर काम कैसे करता है, और भारत को इसकी जरूरत क्यों पड़ी? भाभा का 3 स्टेज प्लान असल में क्या था? भारत को स्टेज 2 तक पहुंचने में 70 साल क्यों लगे, जबकि चीन ने ये एक दशक में कैसे कर दिखाया? अनिल काकोडकर, जिन्होंने पूरा थोरियम प्रोग्राम संभाला, वो रिटायरमेंट के बाद अमेरिका की कंपनी में क्यों गए, और उस कंपनी का अनिल फ्यूल क्या ये सच में ब्रीडर रिएक्टर की जरूरत खत्म कर देगा? ये मामला इतना सीधा नहीं है। सबसे पहले जानेंगे कि ब्रीडर रिएक्टर काम कैसे करता है। तमाम सवालों के जवाब समझने के लिए पहले भाभा का प्लान समझना होगा, क्योंकि पूरी कहानी यहीं से शुरू होती है। जब भारत 1947 में आजाद हुआ, तब देश के सामने एक सबसे बड़ा सवाल था बिजली। बिजली के बिना फैक्ट्रियां नहीं चलती, शहर नहीं बसते, देश डेवलप नहीं होता।
उस वक्त दुनिया में एक नई टेक्नोलॉजी आ रही थी, न्यूक्लियर एनर्जी। अमेरिका और सोवियत यूनियन अपने न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे थे और भारत में एक साइंटिस्ट थे, होमी जहांगीर भाभा, जिन्होंने प्रधानमंत्री नेहरू को समझाया कि भारत को भी इस टेक्नोलॉजी में उतरना होगा। भाभा ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बनाया। फिर 1948 में नेहरू ने भाभा के कहने पर एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया। वही कमीशन है जिसकी कमान बाद में अनिल काकोडकर ने संभाली, जिनका जिक्र हमने शुरुआत में किया। अब भाभा ने जब भारत का न्यूक्लियर प्लान बनाना शुरू किया तो उन्होंने एक बड़ी दिक्कत देखी। दुनिया भर के रिएक्टर यूरेनियम से चलते हैं, लेकिन जैसा हमने आपको पहले बताया कि भारत के पास यूरेनियम बहुत कम है। उधर भारत के समुद्री किनारों पर थोरियम की भरमार है, दुनिया का सबसे बड़ा भंडार। तो भाभा ने यह सोचा कि भारत को एक ऐसा रास्ता बनाना होगा जो यूरेनियम से शुरू हो लेकिन आखिर में थोरियम तक पहुंचे। यही उनका 3 स्टेज प्लान चमका। 1954 में उन्होंने ये प्लान पेश किया। 1958 में नेहरू सरकार ने इसे अपना लिया। लेकिन ये 3 स्टेज प्लान है क्या, इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझते हैं। स्टेज 1, इसमें ऐसे रिएक्टर लगाए जाते हैं जो यूरेनियम से चलते हैं। इन्हें PHWR कहते हैं। PHWR मतलब प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। नाम लंबा है लेकिन काम सिंपल है। इनमें यूरेनियम के छोटे छोटे टुकड़े डाले जाते हैं, पेलेट्स जिन्हें बोलते हैं। जब इन टुकड़ों पर न्यूट्रॉन मारे जाते हैं, मतलब छोटे छोटे कण, तो यूरेनियम टूटता है। टूटने से बहुत ज्यादा गर्मी निकलती है। ये गर्मी पानी को भाप में बदलती है। भाप टरबाइन घुमाती है और टरबाइन से जुड़ा जनरेटर बिजली बनाता है। लेकिन यहाँ एक और चीज होती है जो जरूरी है। यूरेनियम 2 तरह का होता है और भी कई तरह के आइसोटोप्स होते हैं। यहाँ पर 2 की बात होगी, U-235 और U-238। U-235 आसानी से टूटता है और एनर्जी देता है, लेकिन U-238 सीधे नहीं टूटता। जब रिएक्टर चलता है तो U-235 के टूटने से जो न्यूट्रॉन निकलते हैं वो यूरेनियम 238 से टकराते हैं और धीरे धीरे यूरेनियम 238 बदलकर एक नए मटेरियल में तब्दील हो जाता है, प्लूटोनियम 239। ये प्लूटोनियम बाद में काम आएगा, आप इसे याद रखिएगा। तो स्टेज 1 से हमें 2 चीजें मिली, बिजली मिल गई और प्लूटोनियम मिल गया। अब स्टेज 2 पर आते हैं। अब ये प्लूटोनियम जो स्टेज 1 से बचा, इसे डाला जाता है खास तरह के रिएक्टर में। यही वो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था, जो कलपक्कम में क्रिटिकल हुआ है। अब ये ब्रीडर रिएक्टर काम कैसे करता है ये समझना जरूरी है। इसमें स्टेज 1 से बचा प्लूटोनियम 239 और कुछ बचा हुआ यूरेनियम 238 डाला जाता है। रिएक्टर के अंदर तेज रफ्तार वाले न्यूट्रॉन मारे जाते हैं और ये न्यूट्रॉन बचे हुए यूरेनियम 238 को और प्लूटोनियम में बदल देते हैं। मतलब फ्यूल खुद नया फ्यूल बना रहा है, जितना डाला उससे ज्यादा मिल रहा है, इसलिए इसे ब्रीडर कहते हैं। लेकिन ये अकेला काम नहीं है। इस रिएक्टर के बीच वाले हिस्से में, जिसे कोर कहते हैं, वहां थोरियम की एक लेयर रखी जाती है। जब प्लूटोनियम फटता है और न्यूट्रॉन निकलते हैं तो ये न्यूट्रॉन उस थोरियम की लेयर को पकड़ते हैं और थोरियम धीरे धीरे बदलकर एक नई तरह के यूरेनियम में बदल जाता है, यूरेनियम 233। ये यूरेनियम 233 बहुत कीमती है क्योंकि यही स्टेज 3 का फ्यूल बनेगा। तो स्टेज 2 से भी 2 चीजें मिली और ज्यादा प्लूटोनियम और यूरेनियम 233। अब एक और बात, स्टेज 1 के रिएक्टर में न्यूट्रॉन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए पानी का इस्तेमाल होता है, भारी पानी, हैवी वाटर जिसे कहते हैं। लेकिन ब्रीडर रिएक्टर में पानी नहीं चलता, यहाँ होता है लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल। अब ये सोडियम होता है बहुत रिएक्टिव, हवा या पानी के संपर्क में आते ही ये रिएक्शन कर सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने रिएक्टर का ढक्कन खोला और सब कुछ ठीक कर लिया, पूरे सिस्टम को सील करके रखना पड़ता है। यही वजह है कि ब्रीडर रिएक्टर बनाना और चलाना बहुत मुश्किल है और महंगा भी उतना ही है। यही वजह है कि अमेरिका, फ्रांस, जापान जैसे देशों ने भी ब्रीडर रिएक्टर का आइडिया अपनाना तो शुरू किया लेकिन उसे छोड़ दिया। स्टेज 3 पर आते हैं। ये पूरे प्लान का आखिरी और सबसे अहम हिस्सा है। इसमें ऐसे रिएक्टर बनाए जाएंगे जिनमें स्टेज 2 में बना यूरेनियम 233 इस्तेमाल होगा। इसके आसपास फिर से थोरियम की लेयर रखी जाएगी। जब रिएक्टर चलेगा तो यूरेनियम 233 से रिएक्शन शुरू होगा, उसमें निकलने वाले न्यूट्रॉन थोरियम को फिर से यूरेनियम 233 में बदलते रहेंगे। मतलब एक ऐसा चक्र बन जाएगा जो खुद को चलाता रहेगा। अभी भारत के पास जितना थोरियम है, बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अंदाजे के मुताबिक इससे करीब 3,58,000 गीगावाट ईयर तक बिजली बनाई जा सकती है। सीधी भाषा में सैकड़ों सालों तक भारत की एनर्जी की जरूरत को पूरा किया जा सकता है और हमें किसी और देश पर डिपेंड नहीं रहना होगा। यही भाभा का सपना था, यही प्लान था। लेकिन अभी तीसरा स्टेज सिर्फ कागजों पर है और दूसरे स्टेज में जो सबसे जरूरी कड़ी है, सिर्फ एक रिएक्टर क्रिटिकल स्टेज तक पहुंचा है, वो भी 70 साल के बाद। सवाल यह है कि इतना वक्त क्यों लगा, 70 साल क्यों लग गए हमें बनाने में? प्लान तो समझ आ गया, लेकिन प्लान बनाना एक बात है, उसे जमीन पर उतारना दूसरी बात।
भाभा का प्लान 1954 में आया, शुरुआत अच्छी रही। 1955 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन की मीटिंग में फैसला भी हुआ कि मुंबई के ट्रॉम्बे में एक छोटा रिसर्च रिएक्टर बनाया जाएगा। मकसद था लोगों को ट्रेनिंग देना। उस वक्त ब्रिटेन ने भारत की मदद की, भारत को यूरेनियम दिया और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर साथ मिलकर काम करने का वादा किया। इसी पार्टनरशिप से भारत का पहला रिसर्च रिएक्टर बना, नाम था अप्सरा। उसके बाद कनाडा ने भी मदद की। कनाडा ने कोलंबो प्लान के जरिए भारत को एक और रिएक्टर दिया। कोलंबो प्लान वो प्रोग्राम था जिसमें अमीर देश नए आजाद हुए देशों की मदद करते थे, पैसा देते थे और उनसे टेक्नोलॉजी शेयर करते थे। कनाडा ने 40 मेगावाट का साइरस रिएक्टर भारत को दिया। अमेरिका ने इसके लिए हैवी वाटर दिया। यहां तक तो सब ठीक चल रहा था। भारत सीख रहा था, रिएक्टर बना रहा था, बिजली बनाने की प्लानिंग हो रही थी। 1960 में फैसला हुआ कि महाराष्ट्र के तारापुर में पहला कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट बनेगा। 1963 में राजस्थान में भी एक प्लांट बनाने का समझौता कनाडा के साथ हुआ। लेकिन फिर दो चीजें हुई जिन्होंने पूरा गेम बदल दिया। पहली, 1966 में होमी भाभा की एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई। वो आदमी जिसने पूरा प्लान बनाया, जिसके दिमाग में पूरा रोड मैप था, वो अचानक नहीं रहे। भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम से उसका आर्किटेक्ट छिन गया। दूसरी, भारत पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ जंग में उलझा रहा। सिक्योरिटी का दबाव बढ़ गया। न्यूक्लियर एनर्जी से ज्यादा जरूरी हो गया न्यूक्लियर हथियार। 1974 में भारत ने पोखरण में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, स्माइलिंग बुद्धा। भारत ने दुनिया को यह दिखा दिया कि उसके पास भी न्यूक्लियर ताकत है, लेकिन इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। टेस्ट होते ही अमेरिका और कनाडा ने भारत से हाथ छीन लिए। जो यूरेनियम बाहर से मिल रहा था वो बंद, जो टेक्नोलॉजी शेयर हो रही थी वो बंद, सैंक्शंस लग गए। भारत अकेला पड़ गया और अब भारत को अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी खुद बनानी थी, अपने रिएक्टर खुद डिजाइन करने थे, अपना फ्यूल खुद तैयार करना था। यहीं से भाभा का 3 स्टेज प्लान और ज्यादा जरूरी हो गया, क्योंकि अब तक तो यूरेनियम मिलना ही मुश्किल था, थोरियम पर जाना तो मजबूरी बन गई। 1980 में इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, जो कलपक्कम में है, वहां साइंटिस्ट ने एक छोटा टेस्ट रिएक्टर बनाया। मकसद था ये सीखना कि फास्ट ब्रीडर टेक्नोलॉजी असल में काम कैसे करती है। जैसा हमने बताया, ब्रीडर रिएक्टर में लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल होता है जो बेहद रिएक्टिव है, तो पहले छोटे लेवल पर टेस्ट करना जरूरी था। ये टेस्ट रिएक्टर 1985 में क्रिटिकल हुआ, लेकिन अपनी फुल कैपेसिटी पर पहुंचने में इसे 2022 तक का वक्त लगा। टेस्ट रिएक्टर से सीखने के बाद अगला कदम था बड़ा कमर्शियल रिएक्टर बनाना, जिसमें असल में बिजली बने। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 500 मेगावाट के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को मंजूरी दी। 500 मेगावाट मतलब करीब 4 से 5 लाख घरों की बिजली की जरूरत पूरी हो सके, इतनी कैपेसिटी थी। 2004 में बनना शुरू हुआ। जिम्मेदारी दी गई भविनी को, जो एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट की सरकारी कंपनी है। शुरुआत में तो कहा गया कि ये 2010 तक बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दिक्कतें एक के बाद एक आती रहीं। जैसा हमने आपको बताया कि ब्रीडर रिएक्टर में लिक्विड सोडियम यूज होता है और ये सोडियम पाइपों में घुमाया जाता है। इसके लिए जो पंप लगाए गए उनमें प्रॉब्लम्स आई, डिजाइन को बार बार बदलना पड़ रहा है। 2011 में जापान में फुकुशिमा न्यूक्लियर हादसा हुआ और ये भी एक कारण बताया गया कि प्रोजेक्ट डिले हो रहा है। एक भूकंप और सुनामी ने जापान के न्यूक्लियर प्लांट को तबाह कर दिया और इस हादसे के बाद पूरी दुनिया में न्यूक्लियर सेफ्टी को लेकर सवाल उठे। भारत में भी सेफ्टी सिस्टम्स की दोबारा समीक्षा हुई, प्रोजेक्ट और लेट होता गया, डेडलाइन बढ़ती गई। 2010 की डेडलाइन बढ़कर 2014-15 हो गई, फिर 2016 कहा गया, फिर 2019 कहा गया। हर बार नई तारीख, नई दिक्कत और लागत भी बढ़ती गई। शुरू में 3,492 करोड़ का बजट था। 2019 तक ये बढ़कर 6,840 करोड़ हो गया और रिएक्टर चालू होने से पहले ही लागत लगभग दोगुनी होगी। और तो और जब बिजली बनेगी तो वो भी सस्ती नहीं होगी। फिजिसिस्ट एम.वी. रामना, जिन्होंने इस विषय पर काफी रिसर्च की है, वो अपने आर्टिकल में लिखते हैं कि अगर ये रिएक्टर शुरुआती अनुमान के हिसाब से भी बन जाता है, तब भी इससे बनने वाली बिजली भारत के आम न्यूक्लियर रिएक्टर की बिजली से करीब 80% ज्यादा महंगी होती और असली हालत में ये बिजली 200% तक ज्यादा महंगी पड़ सकती है। यही वजह है कि दुनिया भर में ब्रीडर रिएक्टर को आर्थिक रूप से फायदेमंद नहीं माना जाता। सिर्फ महंगाई ही नहीं, एक और दिक्कत है, ब्रीडर रिएक्टर चलाने के लिए जो प्लूटोनियम फ्यूल चाहिए उसकी अवेलेबिलिटी को लेकर भी हिसाब पक्का नहीं है कि आगे जितना चाहिए होगा उतना अवेलेबल होगा या फिर नहीं। अब आते हैं चीन पर। ये जरूर समझिए कि चीन ने जो किया और भारत ने जो किया, दोनों एक ही मंजिल पर जा रहे हैं, थोरियम से बिजली बनाना, लेकिन दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। भारत ने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का रास्ता चुना। जैसा हमने बताया, इसमें सोडियम कूलेंट यूज होता है, सॉलिड फ्यूल रॉड्स होती हैं और ये भाभा के 3 स्टेज प्लान का हिस्सा है। इसमें पहले यूरेनियम से प्लूटोनियम बनाओ, फिर प्लूटोनियम से थोरियम को यूरेनियम 233 में बदलो, फिर उस यूरेनियम 233 से बिजली बनाओ। लंबा रास्ता है, लेकिन इसका फायदा ये है कि ये एक साइकिल बनाता है जो खुद को चलाती रहती है।
रूस के बाद भारत दुनिया का दूसरा देश है जिसके पास स्केल का सोडियम कूल्ड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ऑपरेशनल होगा। ये अचीवमेंट असली है। चीन ने एक बिल्कुल अलग टेक्नोलॉजी चुनी, मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर। इसमें फ्यूल सॉलिड रॉड्स में नहीं होता बल्कि पिघलते हुए नमक में घुला होता है। ये नमक ही फ्यूल भी है और कूलेंट भी। चीन ने गोबी डेजर्ट में 2 मेगावाट का एक एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर बनाया। 2023 में ये क्रिटिकल हुआ और उसके बाद चीन ने इसमें थोरियम को फ्यूल में बदलने का सफल डेमोन्स्ट्रेशन भी कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि टेक्नोलॉजी चीन की अपनी नहीं है। 1960 के दशक में अमेरिका ने ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी में मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर पर काम किया था। अमेरिका ने वो रिसर्च बीच में छोड़ दी, चीन ने उसी रिसर्च को उठाया और आगे बढ़ाया। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, चीन का रिएक्टर अभी सिर्फ 2 मेगावाट का है और ये एक्सपेरिमेंटल स्केल है। भारत का कलपक्कम वाला रिएक्टर 500 मेगावाट का है। स्केल में बहुत बड़ा फर्क है। चीन ने थोरियम को फ्यूल में बदलने का डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया, लेकिन उसे कमर्शियल स्केल पर पहुंचने में अभी वक्त लगेगा। यहां भारत ने एक बड़ी सफलता हासिल की है, ब्रीडर रिएक्टर बनाना। अब कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन इस पूरी कहानी का एक और पक्ष है। वो कहानी है अनिल काकोडकर और अनिल फ्यूल की, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया। अब तक की पूरी कहानी से आपको 70 साल की कहानी समझ आई होगी। भारत ने कैसे शुरुआत की, कैसे सैंक्शंस झेले, कैसे अकेले में टेक्नोलॉजी बनाई और कैसे 2026 में आकर एक रिएक्टर क्रिटिकल स्टेज तक पहुंचा। लेकिन अब वो हिस्सा जो इस पूरी कहानी को एक अलग ही मोड़ देता है, अनिल काकोडकर, जिनका जिक्र हमने किया। एक बार फिर याद कर लीजिए, काकोडकर 1964 में बार्क ज्वाइन करते हैं। बार्क मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भारत की न्यूक्लियर रिसर्च की सबसे बड़ी संस्था। काकोडकर में पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट में अहम रोल निभाया। 1996 में बार्क के डायरेक्टर बने। फिर साल 2000 से 2009 तक एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन रहे। ये भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम की सबसे ऊंची पोजीशन है। इस पोजीशन पर बैठकर काकोडकर ने भाभा के थोरियम वाले सपने को आगे बढ़ाया, रिएक्टर्स बढ़ाए, थोरियम फ्यूल पर रिसर्च करवाई, एडवांस्ड हेवी वाटर रिएक्टर का डिजाइन बनवाया जो आगे चलकर थोरियम से बिजली बनाने का रास्ता खोलता। 2009 में काकोडकर रिटायर हुए। उन्हें पद्म विभूषण मिला, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद जो हुआ वो सोचने पर मजबूर करता है। काकोडकर एक अमेरिकी कंपनी के एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हो गए। कंपनी का नाम क्लीन कोर थोरियम एनर्जी, शिकागो में बेस्ड। 2017 में मेहुल शाह नाम के एक इंडियन ओरिजिन एंटरप्रेन्योर ने इसे बनाया। कंपनी का मकसद था कि थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर फ्यूल बनाना है और इस कंपनी ने वो कर दिखाया जो भारत दशकों से नहीं कर पाया। कंपनी ने एक फ्यूल बनाया और इसका नाम रखा अनिल। पूरा नाम एडवांस्ड न्यूक्लियर एनर्जी फॉर एनरिच्ड लाइफ। ये नाम काकोडकर के सम्मान में रखा गया है। अभी अनिल फ्यूल क्या है इसे समझते हैं। जैसा हमने पहले समझा, भाभा के 3 स्टेज प्लान में थोरियम से बिजली बनाने का रास्ता बहुत लंबा है। अगेन रिपीट करते हैं, पहले स्टेज 1 के रिएक्टर से प्लूटोनियम बनाओ, फिर स्टेज 2 में ब्रीडर रिएक्टर में प्लूटोनियम डालो, उससे थोरियम को यूरेनियम 233 में बदलो, फिर स्टेज 3 में उस यूरेनियम 233 से बिजली बनाओ। 3 स्टेज, दशकों का वक्त, हजारों करोड़ का खर्च। अनिल एक शॉर्टकट देता है। अनिल फ्यूल में करीब 85% थोरियम होता है और करीब 15% खास तरह का एनरिच यूरेनियम, जिसे हेलियू कहते हैं। हेलियू मतलब हाई एसए लो एनरिच यूरेनियम। ये यूरेनियम 5 से 20% तक एनरिच किया हुआ होता है। इन दोनों को मिलाकर एक ऐसा फ्यूल बनाया गया है जिसे सीधे भारत के मौजूदा स्टेज 1 वाले रिएक्टर्स में डाला जा सकता है, वही PHWR रिएक्टर्स जिनका जिक्र हमने किया, जो भारत के न्यूक्लियर फ्लीट की रीढ़ है। भारत के पास अभी 18 PHWR रिएक्टर्स चल रहे हैं और 10 और बन रहे हैं। अनिल फ्यूल इन सब में बिना कोई बड़ा बदलाव किए इस्तेमाल हो सकता है। मतलब ब्रीडर रिएक्टर बनाने का इंतजार ही नहीं करना है, स्टेज 2 का इंतजार नहीं करना है, सीधे थोरियम का इस्तेमाल शुरू हो सकता है। और अनिल के फायदे भी कम नहीं बताए जा रहे। कंपनी का दावा है कि इससे ज्यादा एनर्जी निकलती है, यानी सस्ती बिजली, 85% से ज्यादा कम न्यूक्लियर कचरा बनता है और ये ज्यादा सेफ भी है क्योंकि इसके खर्च हो चुके फ्यूल से हथियार नहीं बनाए जा सकते। अमेरिका के आइडाहो नेशनल लेबोरेटरी में इस फ्यूल की टेस्टिंग हो चुकी है। अमेरिकी सरकार ने इसे एक्सपोर्ट लाइसेंस भी दे दिया है और भारत की सबसे बड़ी पावर कंपनी एनटीपीसी ने भी इसे क्लीन कोर के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की है। एलएनटी भी इसमें शामिल है। मतलब ये प्रोजेक्ट कागजों पर नहीं है, ये आगे बढ़ रहा है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। एक तरफ भारत ने 70 साल लगाए, हजारों करोड़ खर्च किए, सैकड़ों साइंटिस्ट ने जिंदगी लगाई, बार्क ने थोरियम फ्यूल पर रिसर्च की, टेस्ट रिएक्टर में थोरियम इस्तेमाल किया, कामिनी नाम का एक छोटा रिएक्टर बनाया जो थोरियम साइकिल को वैलिडेट करता है। यानी साइंस तो भारत के पास भी है, था भी, और एक्सपीरियंस भी था, इंफ्रास्ट्रक्चर भी था, लेकिन आखिरी कदम कमर्शियल थोरियम फ्यूल बनाकर अपने रिएक्टर्स में लगाना, ये कदम भारत तो नहीं उठा पाया। दूसरी तरफ एक स्टार्टअप है जो सिर्फ 8 साल पहले बना है। जिस देश ने 50 साल पहले थोरियम रिसर्च छोड़ दी थी, उस देश से
उसी साइंटिस्ट की मदद से जिसने भारत का प्रोग्राम चलाया, उसने वो आखिरी कदम उठा लिया। बिजनेस वर्ल्ड में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट पलक शाह की एक रिपोर्ट इस बात को बहुत साफ तरीके से कहती है। पलक लिखते हैं, अनिल कोई पूरी तरह का नई खोज तो है नहीं। ये वही आइडिया है जिस पर भारत सालों से काम कर रहा था। थोरियम को थोड़े एनरिच यूरेनियम के साथ मिलाकर ऐसा फ्यूल बनाना जो सीधे मौजूदा रिएक्टर्स में चल सके। आइडिया भारत का था, एग्जीक्यूशन अमेरिका में हुआ। सवाल ये नहीं कि काकोडकर ने कुछ गलत किया, वो एक रिटायर्ड साइंटिस्ट हैं जो अपने एक्सपर्टीज को शेयर कर रहे हैं। सवाल यह है कि भारत की संस्थाओं में, बार्क में, डीएई में ऐसा क्या हुआ कि साइंस रेडी था, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी था, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट बाहर से आया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, एक और मोड़ है। मार्च 2025 में बार्क के साइंटिस्ट ने करंट साइंस जर्नल में एक स्टडी पब्लिश की और स्टडी में बार्क ने अनिल फ्यूल की सूटेबिलिटी पर ही सवाल उठा दिए। स्टडी कहती है कि भारत के मौजूदा PHWR रिएक्टर्स का डिजाइन हाई बर्नअप के लिए बना ही नहीं है। बर्नअप मतलब फ्यूल से कितनी एनर्जी निकाली जा सकती है। अनिल का सबसे बड़ा दावा ही यही है कि इसका बर्नअप बहुत ज्यादा है, लेकिन बार्क कह रहा है कि मौजूदा रिएक्टर इससे हैंडल ही नहीं कर सकते। एक और बड़ी बात है, याद कीजिए हमने आपको बताया कि स्टेज 1 के रिएक्टर से प्लूटोनियम बनता है जो स्टेज 2 के ब्रीडर रिएक्टर का फ्यूल है। बार्क की स्टडी कहती है कि अगर PHWR रिएक्टर्स में अनिल फ्यूल डाला गया तो प्लूटोनियम बहुत कम बनेगा, और अगर प्लूटोनियम कम बना तो ब्रीडर रिएक्टर चलेगा कैसे। मतलब अनिल अपनाने से भाभा का पूरा 3 स्टेज प्लान ही कमजोर पड़ सकता है। तो एक तरफ अनिल एक शॉर्टकट दे रहा है, थोरियम जल्दी इस्तेमाल करो, ब्रीडर का इंतजार मत करो। दूसरी तरफ बार्क कह रहा है कि ये शॉर्टकट लेने से लॉन्ग टर्म प्लान ही खतरे में पड़ जाएगा। ये वो जगह है जहां टेक्नोलॉजी और पॉलिसी टकराती है, और इसी टकराव में भारत का एनर्जी फ्यूचर छिपा हुआ है। बहरहाल भारत का कलपक्कम रिएक्टर क्रिटिकल स्टेज तक पहुंच गया है, उपलब्धि है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। अभी इंजीनियर्स धीरे धीरे रिएक्टर की पावर बढ़ाएंगे, सेफ्टी सिस्टम टेस्ट करेंगे, डेटा इकट्ठा करेंगे, फिर कमर्शियल ऑपरेशन शुरू होगा। और एक रिएक्टर से देश की एनर्जी प्रॉब्लम हल नहीं होती, हमें ऐसे दर्जनों रिएक्टर चाहिए। आज भारत के पास 7 न्यूक्लियर प्लांट्स में 25 रिएक्टर्स हैं। देश की कुल बिजली में न्यूक्लियर एनर्जी का हिस्सा सिर्फ और सिर्फ 3% के आसपास है। भाभा ने 1980 तक 8000 मेगावाट का टारगेट रखा था। 2026 में भारत की कुल न्यूक्लियर कैपेसिटी 7425 मेगावाट है। 46 साल बाद भी हम उस टारगेट तक नहीं पहुंचे हैं। कलपक्कम का रिएक्टर एक जरूरी कदम है, लेकिन ये तभी मायने रखेगा जब भारत इसके बाद रफ्तार पकड़े, एक रिएक्टर से दर्जनों रिएक्टर तक पहुंचे, और साथ ही ये फैसला करे कि अनिल जैसे शॉर्टकट का इस्तेमाल करना है या फिर भाभा के ओरिजिनल 3 स्टेज प्लान पर चलना है, या दोनों को एक साथ लेकर चलना है। भारत की न्यूक्लियर प्रोग्राम की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया हमारे साथी तौफीक ने। मेरा नाम है रिया। ऐसी तमाम वीडियोस के लिए आप बने रहिए खबरगांव पर। शुक्रिया।